बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा है। इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। एक जानिब ईरान है, दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, और इस सब में फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर बैलेंस रखना पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर जो कशीदगी जारी है और पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़, इस सब के अंदर तालिबानी रजीम की पुश्त पनाही जो भारत और इजराइल की तरफ से हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इस सिचुएशन में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, बड़ा केयरफुली नेविगेट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। एज फार एज द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, बड़ा ही तरीके से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को? जी, हमारी कोशिश मेरे ख्याल में तो यही रही है। आपने देखा होगा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुज़ाकरात जो बातचीत हुई है ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, और फिर उनका दौरा सऊदी अरब में भी हुआ है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जंग आपस में सऊदी अरब इसमें ना आए, और जो ईरानी हमले हैं वो सऊदी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल टारगेट्स पे ना हों। ये कोशिश हमारी जारी है, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हमें होनी चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग ना हो। अच्छा, इस सब में पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस तो हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान बल्कि पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करता है कि पाकिस्तान ने ईरान की सपोर्ट की। फिर मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस है। तो एज़ फार एज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ कंसर्न कि इसमें हम देखें कि ईरान बामुकाबला गल्फ स्टेट्स जो हैं, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है? जी, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक तो नुकसान उनको डायरेक्टली कोई ज़्यादा नहीं पहुंचा है। तेल की कीमत बढ़ गई है, और यहाँ पेट्रोल की दाम बढ़ गया है। उससे इन्फ्लेशन वगैरह हो सकती है, वो आगे होगी और इम्कान उसका है। यहाँ अंदरूनी जो ऑपोजिशन है, वो भी ये कह रही है कि जी आपने ये जंग क्यों शुरू की, इसकी कोई वजूहात नहीं नज़र आते हैं, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था ईरान से, तो आपने क्यों जंग शुरू की। पर इस वक्त अब ट्रंप की जो इंतज़ामियात है वो जंग शुरू करने के बाद में अब वो इसमें फंस गए हैं, और इससे निकलना भी उनको मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त अगर उन्होंने सीज फायर वगैरह किया तो यही नज़र आएगा कि जंग में फजूल में हम गए, इतना एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, और उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अब उनके लिए बंद करना भी जंग मुश्किल है। और इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है कि वो अनफॉर्चुनेटली कोई एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने शायद कुछ और भी या हॉर्मुज़ के स्ट्रेट को खोलने के लिए कुछ कोशिश करें, या जो खल्ग आइलैंड है जहाँ से ईरान का तेल जाता है उसको कब्जा करने के लिए कोशिश करें। ये एस्केलेशन की तरफ मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा मुनीर अकरम साहब, अगर हम अमेरिका की सिचुएशन को देखें कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या अमेरिका फंस चुका है? ईरान का तो नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका एक जानिब नेटो उसका साथ नहीं दे रहा, वहीं दूसरी जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से इस्तीफे आ रहे हैं। तो इस सब में आपको क्या लगता है कि ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है इस जंग में सो फार? मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते तो चलेगी जंग। अब हमने देखना है कि अगला स्टेप ये क्या लेते हैं। या हरमुज पे हमला होता है, बमबारी होती है,
या खल्क आइलैंड की के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या कोई और तरीके से वो ईरानी जो मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और सब में बड़ी हिमाकत जो होगी वो भी शायद हो सकती है कि वो जो ईरानी न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कैप्चर करने के लिए कोशिश करें। ये सब हो सकता है। और मेरे ख़्याल में इस ये सब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके इम्कान बुरे होंगे। अमेरिका के लिए अच्छे नहीं निकलेंगे इससे। बिल्कुल, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक बड़ी ताकत है और इतनी आसानी से तो वो अब इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा नहीं, और शायद अब फ्रस्ट्रेशन में वो कोई बड़ी कार्रवाई करे या कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करे यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ तो एस्टैब्लिश्ड है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो इसके इम्पैक्ट से असरअंदाज होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा? जी, बहुत मेरे ख़्याल में गलती बहुत बड़ी गलती होगी। और उनकी भी जो लोग हैं, जो इनके मिलिट्री इदारे हैं, फ़ौज है, मेरे ख़्याल में वो भी अपनी असेसमेंट्स दे रहे होंगे कि इस किस्म की जो भी एक्शन लेंगे उसके इम्कान हो सकते हैं, बुरे इम्कान हो सकते हैं। तो शायद कुछ कॉशन आ जाए। पर मुझे नज़र आता है कि अब ट्रंप साहब इसमें फँस गए हैं, तो उन्होंने जंग रोकने के लिए कुछ न कुछ तो दिखाना होगा कि हमने कुछ किया और कुछ हासिल किया। तो उस कोशिश में ये एस्केलेशन की तरफ मेरे ख़्याल में जाएँगे और फिर उसके इम्कान ज़्यादा बढ़ अच्छा मुनीर जाएँगे। अकरम साहब, एक पॉसिबिलिटी ये भी सामने आती है कि अमेरिका जो है वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है उसे एक्सप्लोर करे। हमारे पहलू में इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान में अमेरिका ने ये किया, एक लंबी जंग लड़ी। अफगानिस्तान की आबादी से डबल ईरान की आबादी है और ईरान में बहुत से चैलेंजेस यूएस को फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर अमेरिका इस जानिब जाता है, क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका की एक बड़ी गलती होगी अगर वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है ईरान में उसे एक्सप्लोर करने का सोचता भी है? जी, इसमें जो मिलिट्री एक्शन हम ले रहे हैं वो शायद ज़रूरी हो गया था, क्योंकि तालिबान ने हमारी बातें नहीं मानी और दहशतगर्दी जारी थी हमारे खिलाफ क्रॉस बॉर्डर। पर इसमें हमने कोशिश यही करनी चाहिए कि जो जो कुछ हमारे टारगेट्स हों वो बड़े प्रिसाइज हों, और जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हों। क्योंकि अब जो अफ़गान जो कह रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई हैं वगैरह वगैरह, ये सच है या झूठ है, इसको हमने काउंटर करना होगा। ये परसेप्शन नहीं फैलनी चाहिए कि हमारी जो हमले हैं उससे सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, क्योंकि फिर हम यानी कि वर्ल्ड ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने हमारी टारगेटिंग बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, और जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है उसको हमने अपोज करना, उसको हमारी जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल सही तरीके से दुनिया से बताना है कि हम किस किस्म की क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा क्या था, किस किस दहशतगर्द को हमने मारा है। इस किस्म की यानी कि क्लैरिफिकेशन हमारी जो नैरेटिव है दैट हैज़ टू बी मच स्ट्रॉन्गर। अफ़गान प्रोपेगेंडा ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे आजकल। और ये वेस्टर्न जो मीडिया है वो भी उनकी कहानी कह रहा है, हमारी हमारी नैरेटिव सही तरह से नहीं प्रोजेक्ट हो रही है वेस्टर्न अच्छा, मीडिया में। अब ज़रा अफ़गानिस्तान के सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया। पिछले साल भी हमने दोहा में, इस्तांबुल में, तुर्किया, अब लगातार हमने मुज़ाकरात के दौर किए तालिबानी रजीम के साथ, और अब पाकिस्तान की ये मजबूरी थी ये ऑपरेशन करना क्योंकि ये हमारी बका की जंग है। लेकिन आप इस ऑपरेशन को किस तरह से देखते हैं, और इंटरनेशनली जो एक नैरेटिव है उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या करना होगा? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल में हमारी जो डिप्लोमैटिक एफ़र्ट्स इंटेंसिफ़ाई होनी चाहिए। हमने सही तरह से दुनिया को बताना है कि हमारा जो ये ऑपरेशन है, इस का मकसद क्या है,
टारगेटिंग हमारी किस तरह से हो रही है, दहशतगर्द कौन से हमने एलिमिनेट किए हैं, हम क्यों जा रहे हैं इसमें, यानी कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही हैं, ये सब सब जो हमारी नैरेटिव है उसको सही तरह से हमने दुनिया को बताना है कि जी ये ऑपरेशन का मकसद क्या है कि और किस तरह से हम हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हासिल करेंगे। जो तालिबान हुकूमत जो भी ज़्यादतियाँ कर रही है, जो झूठ बोल रही है, जो हिंदुस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमने एक्सपोज करना है, उसमें हमने कोई एविडेंस पेश करना है हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट का। तो ये सब चीज़ें इसको मेरे ख्याल में सही तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटजी बनाकर हमने इसको पेश करना अच्छा, है इसमें दुनिया। आपको क्या लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से भी और डिप्लोमेटिकली भी क्या पाकिस्तान को मजीद एफर्ट्स की ज़रूरत है? जैसे हमने पिछले साल भारत से जब जंग लड़ी और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, पाकिस्तान फतह याब हुआ, तो हमने पूरी दुनिया में वफूद भेजे ताकि पूरी दुनिया को कम से कम हम ऑन बोर्ड लें। तो इस वक्त जो हमारे अफगानिस्तान में एक्शंस हैं, आपको लगता है कि उसके हवाले से पाकिस्तान को वही पॉलिसी अपनानी चाहिए? पहली ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये सब इस्लामी मुल्क जो ताकतवर मुल्क हैं इस्लामी दुनिया में, उनको एक ब एक करके ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने, आप देखें तारीख देखें, उसमें इजिप्ट गया, फिर इराक गया, फिर सीरिया गया, फिर लिबिया गया, लेबनान ख़त्म किया इन्होंने, ईरान पे अब हमला हो रहा है। तो अब कौन सा इस्लामी मुल्क रह गया है दुनिया में जिसके जो एक ताकतवर मुल्क है? वो सिर्फ पाकिस्तान रह गया है। और एक नेतन्याहू ने तो बड़ी साफ टर्म्स में बहुत अरसे पहले कहा है कि आफ्टर ईरान इट इज पाकिस्तान। तो हमने तो पूरी पूरी तैयारी करनी है। और ये जो हिंदुस्तान और इजराइल की जो अभी अलायंस बन गया है, इसको हमने देखना है। ये अलायंस का मकसद ही ये है कि ईरान के बाद में पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। अब वो किस तरह से करते हैं, उनकी कंस्पिरेसी तो नज़र आ रही है। जो वेस्टर्न बॉर्डर्स से अफगानिस्तान से जो कुछ कर रहे हैं, जो BLA को हिंदुस्तान ने 30 साल से ये इंसर्जेंसी हमारे खिलाफ वहाँ से शुरू करवाई है हिंदुस्तान में, तो उनकी जो कंस्पिरेसी है, जो उनका प्लानिंग है, वो तो हमारे सामने जाहिर है। तो हमने इसीलिए हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे रखना बहुत अहम है, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्टिव होगी बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान। ये वो समझते हैं कि हमारी एक्लीज हील है और इसको वहाँ इंसर्जेंसी बढ़ाएंगे और हमारे खिलाफ डिस्टेबलाइजेशन का जो रास्ता है वो बिल्कुल ये पुश करेंगे हिंदुस्तानी और इजरायली साथ में। ये हमें समझना चाहिए और इसका फिर हमने स्ट्रेटजी बनानी है, इसको रद्द अच्छा, करना ये है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया मुनीर अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। नाम यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी, इस सब के दौरान अचानक से ये खबर आती है कि पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ को ईद उल फितर के मौके पर आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया। ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, अलबत्ता
इस दौरान ये जो ईद उल फितर का टाइम है, सवाल ये है कि क्या कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है? इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशंस का आगाज किया था तो कुछ दोस्त ममालिक ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया और उसके बाद भी हमने देखा कि तालिबानी रिजीम जो है उसने कोई मुनासिब बात नहीं की, स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार थे। तो क्या इस मर्तबा कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है या दूसरी साइड पे क्या सैनिटी प्रिवेल कर सकती है? इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है उस्मान शाहिद साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान, माहिर अफगान उमूर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है, इसे आर्जी तौर पर ईद उल फितर के इस त्यौहार के तनाजुर में रोका गया है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस दौरान कोई मस्बत पेशरफ्त आ सकती है सामने? क्योंकि पाकिस्तान ने इस मर्तबा ये वाज़े वैसे कर दिया है कि हम अब रिलक्टेंस नहीं बल्कि रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। तो आई गेस दूसरी साइड पे भी मैसेज तो अब तक पहुंच गया होगा। सर, हमने मेरे ख्याल में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है और उससे कबल हमने मुज़ाकरात करके उनके साथ देख लिए। इस्तांबुल में हम उनके साथ बैठे, कतर में हमने मुज़ाकरात किए और कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ जाए, और वो हमारा सिर्फ एक ही था कि आप अपनी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन अगर आप हाउस करेंगे, उनको मंथली सैलरियों पर रखेंगे TTP के लोगों को, और पाकिस्तान को ब्लीड करेंगे या इंडिया का मोर्चा बन जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो लातों के बूतों को फिर अपना बातों से नहीं समझाएगा। तो मुझे लगता है हमने जिस तरह मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, वहाँ पे हमने अफगानिस्तान को एक मैसेज भेज दिया। अफगानिस्तान बड़ी जो सल्तनतों का कब्रिस्तान तब था जब ज़मीनी इनकर्जन होती थी। वॉर के डायनामिक्स बदल गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें समझ आना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, जैसे अपने का सैनिटी प्रवेल करेगी, मैं लेस लाइकली, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है उनके एंड के ऊपर, क्योंकि ना उनके अंदर सगेस्टी है। तालिबान की बात करूँ, एक कब्जा ग्रुप है जो बैठा हुआ है, और ना वहाँ के ऊपर पॉलिटिकल मेच्योरिटी हमें नजर आती है, ना वो विजडम नजर आता है जो इनके असलाफ का हिस्सा था। और याद रखें, ये वहां के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। 2016 के दोहा टॉक्स के अंदर ये तय किया गया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, इंट्रा अफगान डायलॉग होंगे, क्योंकि वहां पे बड़ी कौमियतें आबाद हैं। उसके बावजूद जो है हशर देख लें, तीन तीन झंडे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ है, 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो कैद के दहाने पे हैं, US एड के ऊपर चलते रहे हैं, और अब प्रॉक्सी बन के यहाँ के ऊपर तालिबान बैठे हैं। तो मुझे लगता है उनसे कोई बात नहीं है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे वक्त के अंदर जब इंडिया जो है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो मार खा चुका है, उससे हमने जो उसकी दुर्गत बनाई थी, अब वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर नवंबर में अपनी एम्बेसी एक्टिव करके बैठ गया है। NDS के साथ उनका नेक्सस, पहले आपको पता है कितनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी हामिद करजई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये बड़ा स्ट्रेंज, आप कह लें गैर फितरी इत्तेहाद है, स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं जिनमें एक ही कदर मुश्तरक है, और वो है इनकी इंतहा पसंदी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान जो है इतना फोर्स ही कर सकते हैं मामलात को, और ये समझ नहीं पा रहे कि लैंड लॉक कंट्री को कितनी अशद ज़रूरत होती है, कैसे पड़ोसी की है जो उसे रास्ता दे रहा है, राहदारी दे रहा है, समंदर तक है, बजाय कि तजारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें। और याद रखें, हम वो कंट्री हैं जिन्होंने इनको ना सिर्फ अपना क्या कहते हैं बैठाया, उनके साथ अमेरिका के मुज़ाकरात करवाए, हमने रिहेबिलिटेशन के अमल के अंदर भी इनका साथ दिया। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने ये रवैया या ये वतीरा अपनाया हुआ है पिछले 3-4 साल से, मुझे लगता है पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गई थी कि वहां पे डीप जाके काबुल के अंदर खंदार में उन्हें हिट करे। और याद रखें, ये पाकिस्तान का मौकफ नहीं है। यूनाइटेड नेशन की 1988 की तालिबान की कमेटी, जिसको पाकिस्तान चेयर करता है, उसकी रिपोर्ट्स हैं कि पिछले साल 2025 के अंदर जुलाई की रिपोर्ट्स हैं UN की, कि वहाँ के ऊपर बाकायदा जो है एक मैकानिज्म है जिसके तहत उनको सैलरियाँ दी जाती है TTP के लोगों को, और उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ये हमारे ट्राइबल एरियाज। और पाकिस्तान के वो चाहते हैं कि अगर आप उनका मुतालबा चेक करें तो वो हमारी स्टेट की रिट को चैलेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनको खुद मुख्तारी दे दी जाए और शरीयत नाफिज करें। तो मेरे ख्याल में तालिबान के एंड के ऊपर ये बड़ा अफसोस है कि वो बैत तो करवा चुके हैं उनकी है, और जिस तरीके से तालिबान, जैसे मैंने कहा ना, उस इंडिया के साथ है जिस इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया की टाइड में सर्ज आ गई थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था। ये अल जजीरा की स्टोरी है। तो बहुत अफसोस है, अपने उस्तादों की सरजमीन को वो टारगेट करते हैं और दस्तार बंदी कराते हैं जाके हमारे दुश्मनों के साथ।
एग्जैक्टली ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए ये जो ऑपरेशन है या ये जो जंग है ये ऑप्शनल नहीं है, ये बका की जंग है। हसन खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? देखें, कल के दिन में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर बंद करने का कहा, लेकिन DGISPR का एक बड़ा वाजे दो टोक अंदाज में एक इंटरव्यू भी आया जिसमें एक बहुत क्लियर मैसेज जो है, यानी इससे ज़्यादा क्लैरिटी पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगान इशू पर और अफगानिस्तान के सॉइल से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी पर रख नहीं सकते थे। तो एक क्लियर मैसेज भी दिया गया है और ये जो एक छोटा सा आप कह लें कि विंडो क्रिएट हुई है ईद उल फितर के मौके पर, क्या इसमें दूसरी साइड से कुछ मस्बत उम्मीद रखना अक्लमंदी होगी या फिर वो इम्कानात कम ही हैं उसके? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है जो आपने की कि मेरे ख्याल में गुज़िश्ता अगर हम देखें 4-5 दहाइयों से ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसमें हर लेवल पे आपको क्लैरिटी नजर आएगी, खा वो पॉलिटिकल लेवल हो, खा वो स्ट्रेटेजिक हो। दूसरा ये है कि ये जो ऑपरेशन गजब लिल हक का आगाज जो किया है, इनके ऑब्जेक्टिव जो है वो भी डिफाइन ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, हर एक बंदे को पता है, अफगानों को भी पता है और बैरूनी दुनिया को भी। यही वजह है कि बैरूनी दुनिया अभी तक किसी ने ये भी नहीं कहा है पाकिस्तान को कि आप गलत कर रहे हैं, या जो कहते हैं कि कंडेम या मजम्मत करना। और साथ ही आप देखें कि विद इन द कंट्री पाकिस्तान के अंदर वो जो पॉलिटिकल यूनानिमिटी ऑफ व्यू है इसी पे, ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। अब मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो गया है उनको कि इस दफा पाकिस्तान जो है, और उनके जो तवक्कुआत थे कि शायद पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान 2 फ्रंट वार नहीं खोल सकता, पाकिस्तान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे साथ जो वो ले ले, मतलब काबुल के साथ, और इंटरनल मजहबी अपराइजिंग होगी या पॉलिटिकल अपराइजिंग होगी, तो उनके सारे अंदाजे भी गलत साबित हुए। इंटरनली पाकिस्तान एक मजबूत यूनिफाइड पॉलिटिकल एंड सोशल पॉइंट उससे भी आया। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये जो आप देखें, ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर और तुर्की, ये तो पहले से लगे हुए थे। हालांकि चीन भी सबसे ज्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम भी है और चीन की जो कोशिशें हैं उनको हम पाकिस्तान कदर की नजर से देख रहे हैं। चीन ने भी कोशिश की, लेकिन चीन को पोलाइटली बताया गया कि देखे कोई सीज फायर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सीज फायर है इसको आप सीज फायर नहीं कह सकते, ये एक वक्फा है। आप समझ ले कि 2-3 दिन का वक्फा है। अफगान तालिबान को सोचने का मौका भी दिया जाएगा कि वो सोच ले, और साथ ही जो इंटरलॉक्यूटर्स है वो भी अगर उनको कन्विंस करें। वरना मैं समझता हूँ, मुझे तो पर्सनली अगर आप कह दें, जितना मैं जानता हूँ, तो मुझे तो कोई वैसी वो तवक्को नहीं है कि अफगान तालिबान जो है वो अपने मुल्क का सोचेंगे, अपने अवाम का सोचेंगे। क्योंकि पहले भी अलकायदा पे न सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान को एक 20 साल जंग में धकेल दिया था, बल्कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो अफगान मारे गए और कहते से ज्यादा जो है वो शहीद हो गए। तो उनकी अगर हिस्ट्री देखे, उनकी कैरेक्टर देखे, तो अंदाजा लगाना जरा मुश्किल होगा। लेकिन जिस पाकिस्तान ने जिस उसके साथ कंटिन्यूटी के साथ और जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये गुज़िश्ता 20 दिनों से जो उनको जो मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि शायद कुछ नए, मतलब ये हो सकता है कि उनको रियलाइज हो कि पाकिस्तान जो है ये रोकने वाला नहीं है। ये नहीं है कि 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, महीना चलेगा, पाकिस्तान इसको कंटिन्यू रखेगा। एग्जैक्टली और ये उस वक्त तक रुकना भी नहीं चाहिए जब तक पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर लेता। अब तालिबानी रिजीम जो है वो चूंकि उस्मान साहब नॉन स्टेट एक्टर्स रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो एक स्टेट के तौर पर एक्ट करेंगे कभी। और अजित डोवल ने भी इनके बारे में 10 साल पहले कह दिया था कि मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और हम खरीद सकते हैं। तो अब ये जो इंडिया के साथ इनका नेक्सस है और जिस तरह से इनकी जो ड्रोन की स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं, वो भी एक वाज़े इशारा है कि यहाँ पर ड्रोन्स पहुँचे कैसे। ये सब कुछ इस वक्त एक ग्रेटर गेम है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और पाकिस्तान की ये बका की जंग है। जी डेफिनेटली, मैंने आपको बताया नवंबर के अंदर उन्होंने अपनी एम्बेसी जो है उसे फुल स्टेटस दे के एक्टिव कर दिया और रॉ का एक मोर्चा बना बैठा है।
और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के थ्रू वो पाकिस्तान को ब्लीड करना चाहेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैन आउट करके देखना पड़ेगा कि बीएलए मजीद ब्रिगेड के भी नेक्सस है, जो कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असला सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मजहबी और ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो एक लीथल कॉम्बो जो है बना रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अच्छी तरीके से इस चीज़ का इदराक है। और याद रखें, अफगानिस्तान का मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये रीजनल थ्रेट है, बल्कि एक मैं कहूँ ग्लोबल थ्रेट है। ये जो ईस्टर्न इस्लामिक मूवमेंट है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो अटैक करती है चाइना में। अभी जनवरी 19 जनवरी को काबुल के अंदर चीनी होटल को इन्होंने धमाके जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग का निशाना बनाया। उसके अलावा साल पहले आपको याद होगा किस तरीके से इन्होंने जो शॉपिंग मॉल था उसको हिट किया था वहां पे मॉस्को के अंदर, जिसमें 100 से ऊपर लोग जो है उनकी हलाकतें हुई थी। तो दाइश भी वहां पे बैठी हुई है। तो ये एक तरह का टेरर हब बन रहा है अफगानिस्तान है। और मुझे लगता है पाकिस्तान इस चीज़ को एम्पलीफाई करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। हमारे पास जो नॉन परमानेंट पोजीशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, हमने इस बात को वहाँ के ऊपर जो है आलमी फोरम पे उठाया। वहाँ के ऊपर एविडेंस जो है ना, हम मुझे लगता है कि हमें देना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे जो आसिम इफ्तिखार हैं वो उस चीज़ की बात करते हैं कि हमारे पास प्रूफ है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने तालिबान के एसेट्स को फ्रीज किया हुआ है। 1988 की कमेटी के चेयर होने की वजह से हमारे पास लेवरेज है कि हम इस काज को जो है इंटरनेशनली ज़्यादा जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। एससीओ की सीट है हमारे पास, जिसके अंदर चाइना और रशिया जो है उन्होंने भी चंद दिन पहले तालिबान को कहा अपनी रविश और अपना वतीरा बदलें। और याद रखें, ये जो नया नेक्सस बन रहा है हेक्सागन अलायंस जिसकी बात हो रही है, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, ग्रीस और ये साइप्रस, उसके साथ ये ट्रेजेक्टरी फिट आती है, तालिबान की भी है। तो मैं तालिबान को उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहा हूँ। याद रखें, ये वो अफगान जो जहाद था उसके ये जो है इनका कोई लेना देना नहीं, ये दूसरी जनरेशन है। और मैंने आपको कहा ना, इन्होंने सबसे ज्यादा दगा जो है वो किया अपने असलाफ के साथ। उसके बाद इन्होंने धोखा दिया उनके साथ जिन्होंने इन्हें घर में और अपने दिल में पनाह दी। इन लोगों के लिए पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल टार्निश हुआ। और हमने दुनिया से डबल गेम की, जो है आपको याद होगा कि ये ताना सुना 2 डेकेड है। और इनको हमने टेबल पे बिठाया, उसके अलावा मुज़ाकरात करवाए, रिहेबिलिटेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना चाह रहे थे, इनके लिए बॉर्डर खोले। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि जनाब वहाँ के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली मैं अवाम की बात करूंगा, वो याद रखें वो अवाम भी इनके हक में नहीं, उनको भी जो है लेजिटिमेसी जो है हासिल नहीं है तालिबान को, वहाँ की अवाम की भी है। तो एक ऐसा जो ग्लोबल नेटवर्क वो बना रहे हैं टेररिज्म का, जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। और याद रखें, ये मसला हमारे से ज़्यादा चाइना का है। चाइना यहाँ से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत ओबीओआर की यहाँ से गुजार रहा है, और जिसके अंदर उन्होंने तालिबान को, याद रखें, पाकिस्तान ने और चाइना ने पिछले साल 3 राउंड किए इनके साथ जी। फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर। हम काबुल भी गए, बीजिंग में वांग यी के साथ इनको बुलाया, मुल्ला मुत्तकी को। और ईरान के अंदर भी इंटीरियर मिनिस्टर्स के साथ इनके साथ बैठे ताकि किसी तरह से कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो, ताकि इनको समझाया जाए, बताया जाए कि ये रास्ता जो है ये डेथ और डिस्ट्रक्शन का है, क्योस का क्राइसिस है, इस तरफ ना जाएं। और ये सूटेबल नहीं है आपकी आवाम के लिए भी है। लेकिन जैसे सर ने बात की कि अगर इफ़ हिस्ट्री इज़ एनी गाइड, अगर इनका 3-4 साल का देख लिया जाए, इनका जो मैंने कहा कि एटीट्यूड है, तो वो मुझे लगता है उस तरह का नहीं है कि इन्हें समझाया जा सकता है। इनको समझाने का एक ही तरीका है जो पाकिस्तान ने वक्ती तौर पे टैक्टिकल पास जिसको दिया हुआ है। और अगर ये दोबारा से उस तरीके से मामला शुरू करते हैं तो हमें दोबारा ऑफ कोर्स वही जो है लेना पड़ेगा रास्ता। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है हमें बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कुछ इकदाम उठाने होंगे। नो डाउट पोरस बॉर्डर है, 2400 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, और जब फेंसिंग करने की कोशिश की तो भी इन्होंने आर्टरी का इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक पाकिस्तान को संजीदगी से देखना पड़ेगा इस साइड को, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर के थ्रू काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, ये जो जो धमाके होते हैं उसके अंदर इनके सहूलतकार, इनके स्लीपर सेल्स हैं। और इसी के अंदर मुझे यूएई भी नज़र आता है कि किस तरह दुबई डिप्लोमेसी के थ्रू विक्रम मिस्री, मुल्ला मुत्तकी को वहाँ पे बिठाया गया। तो हम चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त है, जिसके अंदर हमें इसराइल जो है चाइना इंडिया के साथ मिलके और दुबई के साथ मिलके ब्लीड कर रहा है। और उसके अंदर मर्सनरी, जैसे आपने बात की, ये आर्मी का किरदार अदा कर रहे हैं, एक थग ग्रुप है तालिबान का। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को शिद्दत में डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ है। और सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन जो है जारी रखनी चाहिए। जी एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हसन खान साहब, चूंकि दूसरी साइड से तो कोई अच्छे की उम्मीद है नहीं, तो इस सब के अंदर आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन गज़ब-ए-हक तो जारी रहेगा ऑब्वियसली जब तक उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता जो पाकिस्तान के अवाम के लिए दहशतगर्दी की सूरत में भारत ने अफगानिस्तान की साइड से क्रिएट किया है। अल्टीमेटली व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ऐसे कौन से कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके बाद हम ये कह सकें कि ठीक है जी, दूसरी साइड नहीं अपना जो वतीरा बदल रही, तो हमने अब अपना काम पूरा कर दिया और अब ये अफगान साइड जो है या अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है बफर जोन की तरफ जाना होगा हमें, या फिर मजीद सख्त एक्शन लेना होगा?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अब ये गुज़िश्ता 20 दिनों से जो विंडो ओपन हो चुकी है पाकिस्तान के लिए कि उनको वहाँ पे एंगेज किया है, तो यहाँ पे जितने है खैबर पख्तूनख्वा में खासकर और बलूचिस्तान में, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था और चाहिए भी था कि हम यहाँ पे ऑपरेशन को ज़रा मोर टारगेटेड और प्रोएक्टिव करते और उनके डेन्स में जाके वहाँ पे उनको चैलेंज करते। लेकिन वो मुझे जो है वो नजर नहीं आ रही है। मैं भी वो रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रही हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। नंबर वन। नंबर टू जो है, इस वक्त एक कौम मुत्तहिद है। बयानिया पे जो है कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन है दहशतगर्दी में वगैरह में, इंक्लूडिंग तालिबान। ये नहीं है कि सिर्फ टीटीपी वाले, बल्कि अब लोग कन्विंस है कि इसमें अफगान तालिबान। तो ये एक बहुत अच्छा मौका आया है कि इस बयानिए को जो है हम आगे लेके जाए और इसको एक्सप्लॉइट करें। मतलब एक्सप्लॉइट मतलब ये कि इससे फायदा उठाए और जितना हमसे हो सके काउंटर टेररिज्म या एंटी टेररिज्म या एंटी एक्सट्रीमिज्म में ये कहूंगा कि हम इक़दामात ले सकते हैं तो हमें इस वक्त लेने चाहिए। तीसरी अहम बात जो है, जो मेरे ख्याल में वो तो सबसे पहले होनी चाहिए, वो बॉर्डर की मैनेजमेंट है। अनफॉर्चुनेटली अफगान बॉर्डर जो है ये बैडली मैनेज्ड बॉर्डर है, बल्कि बिल्कुल कोई यहाँ पे तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट ही नहीं था टिल 2016-17 जो थे। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा सा हमें जो है वहाँ की पुलिस और जो सीटीडी है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। स्पेशली ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, जो सबका कबायली अजला है, वहाँ पे जो हम रिफॉर्म्स हम प्रॉमिस कर चुके हैं, अब मौका है कि वहाँ पे, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है या ये जो मिलिटेंसी है, इसको आप फौज से नहीं कंट्रोल कर सकते। नेचुरल बात है, क्योंकि फौज ये तो होती है स्ट्रीट्स में, गलियों में, मस्जिदों में, मतलब एक अवाम के अंदर होते। तो उसके लिए आपको पुलिस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और पुलिस का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, अभी मुझे पता नहीं कि है यानी, उसको स्पेशल ब्रांच कहा करते थे, जो कि पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती इंटेलिजेंस। थी और वो बड़ी, मतलब है उनको ये भी पता होता था कि कौन से घर में किस मर्द की और मतलब है कि शौहर और बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं। मतलब वो इतना इंग्रेस होता था उसका। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो हमारी जो जनरल इंटेलिजेंस है, स्पेशली आईएसआई भी है, अब शायद आई भी होगा या दूसरे भी होंगे, लेकिन पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसको हमें, मैं कहता हूं कि उस पर हमें फोकस करना होगा। सीटीडी के थ्रू जो है हमें ज्यादा वो करना होगा। और ऑलरेडी अवाम सेंसिटाइज्ड है। अवाम जो है इस वक्त वो इस बयानिए पे बिल्कुल मुत्तफिक है कि ये जो सिचुएशन है इसको काइनेटिक मतलब एक्शंस के बगैर तो नहीं कर सकते। तो साथ साथ अगर ये इकदाम ले ले तो मैं समझता हूँ इस पे हम बहुत जल्द जो है इस पे काबू पा सकते हैं। और अगर हो सके तो एक विंडो भी खोलनी चाहिए कि जो चाहते हैं कि वापस आना चाहते हैं, मतलब ये है कि और पाकिस्तान का आईन और कानून के तहत जो है वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे दहशतगर्दी का जो हल है या मिलिटेंसी का जो हल है वो पॉलिटिकल हल ही हो सकती है। उसको आप सिर्फ जो है यू कांट ट्रेस देम ईच एंड एवरीवेयर विद द गन्स एंड द बुलेट्स। एग्जैक्टली, वेरी वैलिड पॉइंट। मैं उस्मान साहब आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ज़रूर लूँगा कि पाकिस्तान काइनेटिक एक्शन तो हम देख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि और मीडिया की इस वॉरफेयर के अंदर क्या पाकिस्तान को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है? क्योंकि दूसरी साइड से फेक न्यूज़ फिर उसे एम्पलीफाई इंडियन मीडिया करता है और फिर वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो डिप्लोमेटिकली और मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना चाहिए? जी, डेफिनेटली मीडिया मैनेजमेंट की जो मैं आपने बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंफॉर्मेशन की वॉरफेयर है, इसके साथ ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इंडिया जो है उनका माउथपीस इस वक्त बना हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली देखें कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर है इंडिया भी। आपको पता है ये दोनों इंटरनेशनल पराया स्टेट्स हैं और इसीलिए दोनों आपस के अंदर जो है ना शोल्डर अप करते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास यूएन का फोरम है, हमारे पास ओआईसी है और उसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा ईसीओ है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान इन तमाम फोरम्स के ऊपर जो है अपना मुकदमा जो है वो मैंने जैसे बताया कि डोजियर के साथ सब्सटेंस के साथ जो है सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है कि तालिबान किस तरीके से एक मोर्चा बने हुए हैं और ये छोटे छोटे जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं। और याद रखें पाकिस्तान को इसको
बड़ा संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली तो हम ले रहे हैं और पॉलिटिकली भी है, क्योंकि तालिबान जो है ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं ट्राइबल एरियाज़ को। तो हमें जो भी डिसग्रंटल्ड वहाँ पे वॉइसेस हैं उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए, उन्हें बैठाना चाहिए। और दूसरा जो खंदारी ग्रुप है जिससे मुतल्लिक खबरें आती हैं कि वहाँ पे बड़ी फ्रिक्शन है तालिबान के अंदर भी है, और वो जो सराजुद्दीन हक्कानी ये जो ग्रुप है इनके साथ भी हमें चाहिए कि हम इंगेज करें, क्योंकि हर लेवल के ऊपर हमें वहाँ के जो तालिबान है उन्हें तनहा करना है। और दूसरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि सॉफ्ट पावर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफगानिस्तान के लोग जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद नाला है, जिस तरीके से हमने यहाँ के ऊपर आपको पता का रिपेट्रिएशन का प्रोसेस किया कि हम उन्हें स्कॉलरशिप दें, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो 5,000 के करीब जो है वो डिफरेंट नेचर के स्कॉलरशिप देता है वहाँ के स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेटली जब वो जाते हैं वापस आए तो वो फिर प्रोपोगेट करते हैं उसी मैसेज को, उनकी टीम भी वहाँ के ऊपर जाती है तो फिर दिल्ली के क्रिकेट एकेडमी के अंदर खेलती है। तो राइट। चाहिए, मुझे मेरा ख्याल है कि पब्लिक डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान को साथ साथ जारी रखनी चाहिए, ताकि वहाँ के ऊपर जो अवामी सतह के ऊपर जो है वो हम जो है वो नीड टू विन ओवर देयर हार्ट्स है। जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश में सिर्फ गवर्नमेंट पे इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया ने, लेकिन अवाम सारी की सारी जो है वो आप देख लें, दे हैड टर्न द टेबल ऑन इंडिया। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हर टीयर के ऊपर जो है कोशिश करे, सफारती तौर के ऊपर भी करे, पब्लिक डिप्लोमेसी भी करे, आलमी फोरम्स हमारे हाथ में है, रीजनल अरेंजमेंट्स के अंदर पाकिस्तान की बड़ी वॉइस है, बड़ा वेट है। तो हमने बता तो दिया तालिबान को कि हम जो है स्ट्रेटेजिक साइलेंस के अंदर नहीं रहेंगे, हम क्रेडिबल किस्म के यहाँ के स्ट्रेटेजिक प्लेयर हैं और हम असर्ट करेंगे, वी हैव गॉट फैंग्स, और अगर आप कोई ऐसा करेंगे तो वी विल बाइट यू। वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब और हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।